पैरों में दर्द की वजह से मुझे ठीक से नींद नहीं आ रही थी। इसलिए जैसे ही थोड़ी झपकी लगती, लेकिन फिर अचानक ही दर्द की वजह से नींद टूट जाती। अभी मैं सोने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी ऐसा लगा जैसे कोई साया सा गुजर कर गया। पहले तो मैं थोड़ा सा घबराई। मैंने अपना सर हल्का सा उठाकर यहाँ वहाँ देखा तो मुझे कोई भी आसपास नजर नहीं आया। लेकिन फिर बिल्कुल हल्की सी चूड़ियों की आवाज़ बाहर से सुनाई दी, जिससे मुझे ये यकीन हो गया कि ये मेरा वहम नहीं है। इसीलिए मैं भी तुरंत उठकर बाहर चली गई और सामने मैंने जो देखा उस पर मुझे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि सीढ़ियों से दबे पांव नीचे उतरते हुए मैंने अपनी दीदी को देखा। वो मेरे पड़ोस वाले घर में चली गई। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि इतनी रात को वो पड़ोस वाली भाभी के घर क्या करने गई हैं। मुझसे रहा नहीं गया और इसीलिए मैं भी दबे पांव उनके पीछे पीछे ही चली गई। मुझे ऐसा लगा कि जैसे दरवाज़ा उनके लिए पहले से ही खुला था, या फिर शायद कोई पहले से ही उनके दरवाजे पर इंतजार कर रहा था। इसीलिए दीदी आराम से अंदर चली गई और उन्होंने अंदर से दरवाजे को बंद कर लिया। मैं तुरंत ही उन भाभी के घर की सभी खिड़कियों से झांकने की कोशिश करने लगी। बाहर घना अंधेरा छाया हुआ था। मुझे जैसे ही एक कमरे की खिड़की से हल्की सी रोशनी आती हुई दिखी, मैंने तुरंत ही वहां से जाकर देखा तो कमरे के अंदर का नज़ारा देखकर तो मेरे होश ही उड़ चुके थे। वहां तो मेरी दीदी के साथ पड़ोस वाली भाभी के पति और देवर एक साथ। इस वक्त उन लोगों पर जुनून सवार लग रहा था, जैसे कि ना जाने वो कब से ख्वाहिशमंद हो। जैसे किसी सालों के प्यासे को अचानक से पानी मिल जाए और वो बुरी तरह से बेकरार हो जाए। मुझे कुछ ऐसा ही नज़ारा सामने देखने को मिल रहा था। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ कि मेरी दीदी एक साथ दो। मेरा नाम पूजा है। मैंने एक बहुत ही गरीब परिवार में जन्म लिया था। मैं अपने माँ बाप की छोटी संतान हूँ। मेरी दीदी रागिनी मुझसे सिर्फ 1 साल ही बड़ी है। हम सिर्फ 2 बहनें ही हैं। मेरे पापा शुरू से मजदूरी करते थे और उन्होंने जैसे तैसे करके हम दोनों बहनों को पाला पोसा। हम लोग एक बहुत ही छोटी सी झुग्गी में अपनी झोपड़ी बनाकर रहते थे। जैसे जैसे हम दोनों बहनें बड़ी होती गईं, हमने भी माँ के साथ घरों में काम करना शुरू कर दिया, जिससे थोड़े बहुत पैसे हम लोगों ने जमा करने शुरू कर दिए। इधर मेरे माँ बाप को हम दोनों बहनों की शादी की चिंता खाए जा रही थी, क्योंकि महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और जहाँ कहीं भी वो लोग हमारे लिए रिश्ते देख रहे थे तो लड़के वालों की मांग बहुत ज़्यादा थी। लेकिन फिर काफ़ी मेहनत के बाद मेरे माँ बाप को एक जगह ऐसा रिश्ता मिल गया जहाँ उन लोगों की मांग बहुत ज़्यादा नहीं थी और वो 2 भाई थे। उन लोगों की शर्त बस ये थी कि वो अपने दोनों बेटों की शादी एक साथ करना चाहते थे, जिस वजह से मेरे पापा ने उन दोनों भाइयों के साथ हम दोनों बहनों का रिश्ता तय कर दिया। मेरे पापा इस बात से बहुत खुश थे कि उनकी दोनों बेटियों की शादी एक साथ हो जाएगी और वो अपने फर्ज से मुक्ति पा लेंगे। मैं और मेरी दीदी जब विदा होकर अपने ससुराल पहुंचे तो हमने देखा कि मेरे ससुराल का घर एक चौल में था, जो कि छोटी सी खोली थी। लेकिन वो खोली मेरे ससुराल के सदस्यों की संख्या के मुकाबले में बहुत ही छोटी थी, क्योंकि मेरे ससुराल में सास ससुर, मेरे जेठ, पति और 3 छोटी छोटी नंदें थीं। उस खोली में एक बहुत ही छोटा सा पतला सा किचन था और बस एक ही कमरा था। इसके अलावा रोजाना के जो भी काम होते हैं वो सारे के सारे चौल के निचले एरिया में किए जाते थे, जहाँ पर चौल में रहने वाले सभी लोग जाया करते थे। उस चौल में अलग अलग स्तर के लोग रहते थे। कोई बहुत ज़्यादा गरीब था तो कोई उन गरीबों से थोड़ा अमीर, तो कोई मिडिल क्लास। मेरे ससुराल वाले भी मेरे परिवार की तरह गरीबी ही थे। इस गरीबी की वजह से ही तो मेरे पापा ने हम दोनों बहनों को ज़्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं, लेकिन तसल्ली इस बात की थी कि हम दोनों बहनों के पति ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई किए हुए थे। आज के ज़माने में जब पढ़े लिखे लोगों की कोई कदर नहीं है, उन्हें ही अच्छी नौकरी नहीं मिल रही है, तो फिर बिना पढ़े लिखे इंसान के लिए तो और भी कुछ नहीं रखा है। मुझे इस बात की बहुत खुशी थी, क्योंकि मैं एक ऐसे आदमी से शादी बिल्कुल नहीं करना चाहती थी जो मेरे पापा की तरह ही मजदूरी करता हो। और फिर जैसे मेरी माँ ने उनके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिता दी, हम बहनें भी इसी तरह से अपना जीवन बिता दें। धीरे धीरे इसी तरह से समय बीतने लगा, लेकिन उस घर में तो प्राइवेसी नाम की कोई चीज ही नहीं थी। हम सब एक साथ लेटा करते थे।
जिस बात से मेरे सास ससुर भी काफ़ी परेशान थे, क्योंकि वो भी समझते थे कि हम नए शादीशुदा जोड़े हैं और हमें भी अपना कुछ वक्त चाहिए। लेकिन उस घर में रहकर ये हो पाना बिल्कुल नामुमकिन था। इसीलिए मेरे पति ने बाहर दूसरे शहर में नौकरी ढूंढना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें यही लगा कि अगर दूसरे शहर में उनको नौकरी मिल जाती है तो इससे एक तो हम लोग भी आराम से रह सकते हैं और मेरे दीदी जीजा जी को भी घर में कुछ जगह अपने लिए मिल जाएगी। कुछ महीनों की मेहनत के बाद मेरे पति राजेश को दूसरे शहर में नौकरी मिल गई, जिससे मेरे ससुराल वाले बहुत खुश थे। मेरी भी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि राजेश को न सिर्फ नौकरी मिली थी, बल्कि ऊपर वाले की इतनी कृपा थी कि उन्हें इतना अच्छा काम मिला था जिसमें उनकी बहुत अच्छी कमाई हो रही थी। हम लोग तुरंत ही दूसरे शहर रहने के लिए चले गए और इधर मेरे दीदी जीजा जी भी अब आराम से यहाँ पर रह रहे थे। समय का पहिया पंख लगाकर कब उड़ा कुछ पता ही नहीं चला। इसी बीच मैं पेट से हो गई। मैंने जब ये खुशखबरी सबको सुनाई तो सभी लोग बहुत खुश थे। राजेश की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था, लेकिन अब वो इस बात को लेकर बहुत परेशान रहने लगा था कि ऐसी सिचुएशन में मेरा ख्याल रखने के लिए तो उस शहर में कोई भी नहीं है, क्योंकि वो तो काम पर चला जाता था और फिर मैं बिल्कुल अकेली रह जाती थी। इसीलिए मेरी सास ने कहा कि मैं उनके पास वापस आ जाऊं और जब तक बच्चा ठीक ठाक बड़ा नहीं हो जाता तब तक मैं उनके पास ही रहूं। मेरी दीदी ने भी यही कहा कि ऐसे समय में हम लोगों से बेहतर तुम्हारा ख्याल कोई भी नहीं रख सकता। ये सुझाव राजेश को भी सबसे अच्छा लगा, लेकिन इतने महीनों तक राजेश अकेले रहे ये मुझे ठीक नहीं लग रहा था। पर राजेश ने मुझसे कहा कि इस वक्त तुम्हारी और बच्चे की सलामती मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं तो यहाँ अकेले आराम से रह लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए तुम मेरी फिक्र मत करो, बल्कि तुम अपना और बच्चे का हमेशा ख्याल रखना। इसके बाद राजेश मुझे मेरे ससुराल छोड़कर वापस चले गए। मैं जब अपनी बहन के पास लौट कर आई तो वो मुझे देखकर बहुत खुश थी, लेकिन मैंने उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी नोटिस की थी। मैं समझ सकती थी कि वो क्यों उदास थी, क्योंकि मेरी और उसकी शादी तो एक साथ ही हुई थी, लेकिन अब तक उसने कोई भी खुशखबरी नहीं सुनाई थी, जबकि इधर मैं माँ बनने वाली थी। हर औरत माँ बनने का सुख चाहती है, और फिर जब खुद की सगी बहन पेट से हो जाती है तो आसपास वाले और रिश्तेदार भी तरह तरह के सवाल करने लगते हैं कि जब दोनों बहनों की साथ में शादी हुई और एक बहन पेट से हो गई है तो दूसरी ने अभी तक खुशखबरी क्यों नहीं सुनाई। यहाँ तक कि लोग तो शक की नज़र से देखने लगते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि औरत में कोई खोट हो या फिर किसी तरह की कोई कमी हो। लेकिन मैंने जानबूझकर दीदी से इस बारे में कोई भी बात नहीं की, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि उनके दिल में जो दर्द दबा हुआ है उसे मैं इस तरह की बात करके उभार दूं। मैंने सब भगवान पर छोड़ दिया, क्योंकि जब सही समय आएगा तो मेरी बहन भी सबको ये खुशखबरी सुनाएगी और उसका जीवन भी खुशियों से भर जाएगा। फिलहाल मेरे पेट से होने से हमारा घर खुशियों से भर गया था। भले ही मेरे ससुराल में रुपए पैसों की कमी थी, लेकिन हम सब लोग मिलजुल कर एक साथ हंसी खुशी रह रहे थे। इस वजह से हमें ज़्यादा कोई तकलीफ महसूस नहीं होती थी। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। लेकिन जब मैं एक बार फिर से अपने ससुराल में आई तो मैंने इस समस्या को देखा कि मेरे जीजा जी और दीदी को बिल्कुल भी प्राइवेसी नहीं मिल रही थी, क्योंकि घर में तो मात्र एक ही कमरा था और इसीलिए कोई ऐसी जगह थी ही नहीं जहाँ पर वो लोग आराम से रहते। पूरा कमरा तो हम सब लोगों से ही भरा रहता था, जिस वजह से दीदी जीजा जी को किचन में जाकर सोना पड़ता था। मुझे ये देखकर बहुत बुरा लगता था कि वो लोग किचन में न जाने कैसे लेटते होंगे। धीरे धीरे दिन इसी तरह से बीत रहे थे। मेरी दीदी बहुत ही सीधी और सरल स्वभाव की औरत थी और वो मुझसे बहुत प्यार करती थी, इसीलिए वो मेरा बहुत ध्यान रखा करती थी। मेरी दीदी के साथ मेरा बहनों से ज़्यादा सहेलियों वाला रिश्ता था। मैं खुद को भाग्यशाली समझती थी जो मुझे इतनी प्यारी दीदी मिली थी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो बड़ी बहनें होती हैं वो अपनी छोटी बहन पर हुक्म चलाती हैं, और कई जगह तो ये भी देखने को मिलता है कि बहनों को आपस में जलन होने लगती है। लेकिन मेरी दीदी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। वो ऐसी बिल्कुल नहीं थी। वो हंसी खुशी हम सबके साथ मिलजुल कर रहती थी और मेरी हर खुशी में वो खुद बहुत खुश होती थी। हालांकि अब मुझे ये बात बार बार खटकने लगी थी कि मेरी दीदी को तो जीजा जी के साथ अकेलापन बिल्कुल मिल ही नहीं पाता है।
वो अपनी शादीशुदा जिंदगी को उस तरह से कभी महसूस ही नहीं कर पा रही थी जैसा कि मैं और राजेश अपनी जिंदगी को जी रहे थे। मैं इस तरह की कसक को बहुत अच्छे से समझती थी, क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे भी इन सब चीज़ों की कमी महसूस हो रही थी। लेकिन जब राजेश मुझे अपने साथ दूसरे शहर ले गए तो मेरी ये इच्छा पूरी हो गई थी। लेकिन दीदी को तो ये मौका कभी मिला ही नहीं, क्योंकि जीजा जी इसी शहर में काम करते थे। मुझे अपनी दीदी के लिए अक्सर बहुत बुरा लगता था, लेकिन आखिर मैं कर भी क्या सकती थी। ना तो मैं उन दोनों को कहीं भेज सकती थी और ना ही मैं अपने ससुराल वालों को कहीं निकाल कर ले जा सकती थी। इसीलिए मैंने अपनी दीदी को ये सुझाव दिया कि वो जीजा जी से कहें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और पैसा इकट्ठा कर लें, और इधर मैं राजेश से भी कह दूंगी कि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा बचत करें, और फिर दोनों भाई मिलकर इस खोली को बेचकर किसी दूसरी जगह पर कोई इससे भी बड़ी खोली ले ले, जिसमें कम से कम 2-3 कमरे तो हो ही, ताकि सभी घर वाले आराम से रह सकें और जीजा जी भी तुम्हें अपना पूरा समय दे सकें। मेरी इस राय पर मेरी दीदी ने हामी भर दी और उन्होंने जीजा जी से ये बात कर ली। जीजा जी को भी ये सुझाव बहुत अच्छा लगा और उन्होंने एक काम के साथ साथ दूसरा काम करना भी शुरू कर दिया था, जिससे अब वो और भी ज़्यादा बिजी रहने लगे थे। पहले तो मुझे लगा कि मेरी इस राय की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि मेरी दीदी को बुरा लगने लगे, क्योंकि अब तो जीजा जी बिल्कुल भी उन्हें समय नहीं दे पा रहे थे। लेकिन मेरी बहन बहुत समझदार थी। वो मेरी इस बात के पीछे जो मकसद था उसे अच्छे से समझती थी, इसीलिए वो मेरी इस राय से बहुत खुश थी। यहाँ तक कि उन्होंने मुझे गले लगाकर कहा कि मैं उनकी बहुत अच्छी बहन हूँ और बस एक मैं ही हूँ जो उन्हें बहुत अच्छे से समझती हूँ। इसी बीच मेरी दीदी ने सोचा कि वो मेरे बच्चों के लिए कुछ अच्छे स्वेटर, टोपे और मोजे बनाकर रख ले। लेकिन क्योंकि हम में से किसी को बुनाई तो आती नहीं थी, इसीलिए मेरी सास ने उन्हें ये सलाह दी कि हमारे घर के पड़ोस में नीचे जो भाभी रहती हैं, दीदी उनके पास बुनाई पूछने के लिए चली जाएं। मेरी सास ने बताया कि सुषमा भाभी का घर काफ़ी बड़ा बना हुआ है, उनके पास रुपए पैसे की कोई कमी नहीं है और वो स्वभाव की भी बहुत अच्छी है। इसीलिए तुम अगर उनसे स्वेटर बुनने के बारे में पूछोगी तो वो खुशी खुशी तुम्हारी मदद कर देंगी। जब मेरी सास ने सुषमा भाभी से इस बारे में बात की तो उन्होंने कह दिया कि हाँ, तुम अपनी बहू को रोज मेरे पास आराम से भेज दिया करो, मैं उसे तरह तरह की डिज़ाइंस के बारे में बता दूंगी। दीदी भी बहुत खुश हो गई, क्योंकि वो मेरे बच्चे के लिए एक से एक खूबसूरत स्वेटर बुनकर तैयार करना चाहती थी। अब दीदी हर रोज घर के काम निपटाने के बाद सुषमा भाभी के घर चली जाती थी और एक एक करके उन्होंने कुछ स्वेटर बुनकर तैयार करने शुरू कर दिए थे। अभी कुछ ही दिन बीते थे कि मुझे न जाने क्यों ऐसा लगने लगा कि मेरी दीदी अब पहले की तरह खुश नहीं रहती हैं, बल्कि वो बहुत उदास रहने लगी हैं। मैंने उनसे कई बार पूछने की कोशिश भी की कि क्या कोई ऐसी बात है जो आपको परेशान कर रही है, तो आप मुझे बता दीजिए। लेकिन वो कहने लगी, नहीं पूजा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मैंने सोचा कि हो सकता है शायद एक बार फिर से दीदी को बच्चा ना होने की टेंशन सताने लगी हो, या फिर दीदी और जीजा जी के बीच में कुछ अनबन हो गई हो और वो अपने और अपने पति के बीच की बात मुझसे नहीं कहना चाहती हूँ। इसीलिए मैंने अपनी दीदी पर बहुत ज़्यादा दबाव नहीं डाला। लेकिन मुझे ऐसा लगने लगा था कि वो दिन ब दिन उदास होती जा रही थी और उनकी तबीयत भी मुझे कुछ ढीली ढीली सी लगने लगी थी। मैंने उन्हें मना भी किया कि जब आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो फिर आप ये स्वेटर बुनने वाला काम ना करें और घर पर ही रहकर आराम करें। लेकिन फिर भी मेरी दीदी ने ये बात नहीं मानी। वो कहने लगी कि नहीं, मेरी तबीयत इतनी भी खराब नहीं है कि मैं अपने काम को बीच में छोड़ दूं। अब वो पहले से बहुत ही कम बात करने लगी थी। बस उनसे जितनी बात कहो वो सिर्फ उसका उतना ही जवाब देती थी, इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं कहती थी। पहले तो मेरे मन में ख्याल आया कि मैं इस बारे में अपने जीजा जी से पूछती हूँ, लेकिन मुझे लगा कि पता नहीं ये ठीक रहेगा भी या नहीं। लेकिन मैं एक चीज़ बहुत टाइम से नोटिस कर रही थी कि मेरी दीदी पड़ोस वाली भाभी के यहाँ अपना पूरा समय गुजार कर आती थी, लेकिन कुछ दिनों से जो स्वेटर वो बुन रही थी वो तो बनकर तैयार ही नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि वो पहले से ही इतना उदास थीं। इस वजह से मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा। आज मेरे पैरों में न जाने क्यों बहुत दर्द हो रहा था। कहते हैं जब औरत पेट से होती है तो उसे तरह तरह की शारीरिक परेशानियां लगी ही रहती हैं।
इसीलिए मैंने इस बारे में अपने घर में किसी से भी कुछ नहीं कहा। मैंने सोचा कि बिना बात ये लोग परेशान होंगे, लेकिन पैरों में दर्द की वजह से मुझे ठीक से नींद नहीं आ रही थी। और तभी मैंने आधी रात के समय देखा कि कोई साया अचानक से सामने वाली दीवार से गुजरा, और जब मैंने उठकर देखा तो वो और कोई नहीं बल्कि मेरी दीदी ही थी। मुझे देखकर बड़ी हैरानी हुई कि वो इतनी रात को आखिर कहाँ जा रही हैं। जब मैंने उनका पीछा किया तो वो सीढ़ियों से नीचे उतरती हुई सामने वाली सुषमा भाभी के घर पर जा रही थी। वो बड़े ही आराम से उनके घर के अंदर चली गई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। लेकिन मुझे बड़ी ही बेचैनी होने लगी कि वो आखिर इतनी रात में उनके घर करने क्या गई हैं। यही सब जानने की कोशिश में मैं उनके घर की खिड़कियों से झांकने की कोशिश करने लगी, लेकिन ज़्यादातर तो उनके घर की खिड़कियां बंद थीं। पर एक कमरे की खिड़की बिल्कुल हल्की सी खुली हुई थी और उसमें से जरा सी रोशनी आ रही थी। और जब मैंने उस खिड़की से अंदर झांक कर देखा तो मेरे तो होश ही उड़ गए थे। मुझे तो ऐसा लगा जैसे मेरे ऊपर बिजली गिर गई हो। मेरी वो सीधी सादी सी दीदी, जिसे मैं हद से ज़्यादा भोली समझती थी, जिसमें कभी भी मुझे कोई भी बुराई नज़र नहीं आई, वो तो मेरे जीजा जी को धोखा दे रही थी। क्योंकि इस वक्त वो एक नहीं बल्कि दो, इस वक्त पड़ोसी भाभी के पति और देवर एक साथ। ये सब देखकर मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। मैं तो वहीं पर अपना सर पकड़कर बैठ गई। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही हो। मैं तुरंत ही दबे पांव वापस अपने घर लौट आई। अभी भी मेरी आंखों के सामने से वो नज़ारा हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। मेरा तो सर चकराने लगा, ये सोचकर कि आखिर मेरी दीदी ऐसा क्यों कर रही थी। वो मेरे जीजा जी को धोखा क्यों दे रही थी। मैं तो यही समझती थी कि मेरी दीदी मेरे जीजा जी को बहुत चाहती है, लेकिन फिर वो उनके साथ दगाबाजी कैसे कर सकती है। पर फिर इतनी रात को इतने आराम से पड़ोसी भाभी के घर कैसे चली गई, और वहां पर जो कुछ भी हो रहा था वो ऐसे कैसे हो सकता था। क्या इस वक्त सुषमा भाभी अपने घर पर नहीं है और बस इसी बात का फायदा मेरी दीदी और उनके पति और देवर उठा रहे थे। मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। एक साथ न जाने कितने सारे सवाल मेरे दिमाग में चलने लगे, जिसकी वजह से मुझे धीरे धीरे चक्कर सा महसूस होने लगा। एक तो पहले से ही मेरे पैर दर्द से टूटे जा रहे थे, पर अब तो ऐसा लग रहा था जैसे मेरे सर की नसें भी निकलकर बाहर आ जा रही थीं। घर में कोई जाग ना जाए और मुझे यूं परेशान ना देख ले, इस वजह से मैं चुपचाप अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। लेकिन मेरी आंखों से आंसू बंद होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तकरीबन 3 घंटे के बाद मेरी दीदी दबे पांव घर के अंदर आ गई और चुपचाप जाकर किचन में सो गई। इसके बाद जब सुबह हुई तो मेरी आंखें रो रो कर सोच चुकी थीं, लेकिन मैंने बहाना बना दिया कि मेरे सर में रात में दर्द शुरू हो गया था। इस वजह से मेरी आंखों में सूजन आ गई है। मैं जब भी अपनी दीदी को देखती तो मेरा दिल नफरत से भर जाता, क्योंकि वो मेरे जीजा जी को धोखा दे रही थी। लेकिन आखिर क्यों? क्या वो एक बदकिरदार औरत हो गई थी, या फिर वो पैसों की इतनी भूखी थी कि वो पैसों की चमक धमक में खो गई थी। लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी दीदी ऐसी भी हो सकती है, क्योंकि वो ऐसी कभी नहीं थी। अगले दिन दोपहर को जब मेरी दीदी एक बार फिर से सुषमा भाभी के यहाँ स्वेटर बनाने के लिए जाने लगी तो मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की। मैंने कहा कि आपको मेरे बच्चे के लिए और ज़्यादा स्वेटर बुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपने बच्चों के लिए खुद ही स्वेटर खरीद लूँगी। उस वक्त क्योंकि मेरे अंदर अपनी दीदी को लेकर गुस्सा भरा हुआ था और इसीलिए मेरा लहजा बहुत ही तीखा हो गया, जिससे वो भी हैरत में पड़ गई, क्योंकि आज पहली बार ऐसा हुआ था कि मैंने अपनी दीदी से इस तरह से बात की थी। मेरी सासू माँ ने जब मेरे मुंह से इस तरह की कड़वी बात सुनी तो वो भी हैरान होकर मेरी तरफ देखने लगी और मुझसे बोली, पूजा, तुम्हें क्या हो गया है? तुम अपनी दीदी से इस तरह से कैसे बात कर रही हो? गुस्सा तो उस वक्त मुझे बहुत तेज आ रहा था कि मैं अभी के अभी अपनी दीदी की पूरी सच्चाई अपनी सास के सामने खोल कर रख दूं, ताकि उन्हें भी तो पता चले कि वो जो कुछ भी कर रही हैं उसके बारे में अब मुझे पता चल चुका है। लेकिन रिश्तों की मर्यादा को सोचकर मैं ये जहर का घूंट पी गई और मैंने तुरंत अपने चेहरे का रंग बदला और कहा कि मैं तो बस इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं बहुत दिनों से दीदी को परेशान होते हुए देख रही हूँ। वो बेचारी घर का काम भी करती हैं और फिर उन्हें ये सब भी करना पड़ता है। लेकिन इस बात पर तुरंत ही मेरी दीदी तपाक से बोली कि तुम पागल हो। मैंने तुमसे कहा ना कि मुझे इस सब से कोई दिक्कत नहीं है।
इतने में तभी मेरी सास ने मेरी दीदी से कहा कि जाओ रागिनी, तुम आराम से जाओ। मेरी दीदी मेरी आंखों के सामने ही अपनी गलत नीयत को पूरा करने के लिए सुषमा भाभी के घर चली गई और मैं ठगी सी उन्हें देखती रह गई। मैं उस वक्त तो उन्हें रोक नहीं पाई, लेकिन अब मेरे मन में उथल पुथल मच चुकी थी। मैं सोचने लगी कि क्या ये सब सुषमा भाभी की मौजूदगी में भी हो रहा है, या जिस तरह से हम लोग अभी तक अनजान थे, वो भी मेरी दीदी की और अपने पति और देवर की असलियत को नहीं जानती हैं। यही सब सोचते हुए मैं एक बार फिर से अपनी सास से बहाना बनाकर नीचे सुषमा भाभी के घर के पास पहुंच गई और कुछ ही देर में मैं उस खिड़की के सामने थी जहां से कल मैंने वो नज़ारा देखा था। और आज मैंने जो कुछ भी अपनी आंखों से देखा, उससे तो मेरे पैरों तले की जमीन ही निकल गई, क्योंकि आज तो मेरी दीदी किसी और आदमी के साथ थी। आखिर ये सब क्या हो रहा था? मेरी बहन इतनी बदकिरदार कैसे हो सकती थी? मैं तुरंत ही वहां से निकल आई, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कोई मुझे वहां पर देख ले। पर मेरी समझ से सब कुछ बाहर होता जा रहा था। इसका मतलब ये था कि मेरी दीदी को इन सब चीज़ों की लत लग चुकी थी, और इसी वजह से कल वो किसी और के साथ थी और आज वो किसी और के साथ है। लेकिन क्या इस वक्त सुषमा भाभी घर पर नहीं थी? इस बात का पता लगाने के लिए मैं एक बार फिर से नीचे उतरकर बाहर की तरफ गई, तो मेरा शक सही साबित हुआ। सुषमा भाभी तो बाहर अपनी एक सहेली के घर पर बैठकर गप्पे मार रही थीं। पर ये सब हो क्या रहा था? सुषमा भाभी के घर में उनकी पीठ के पीछे सब कुछ चल रहा है। क्या उन्हें इस बात की भनक भी नहीं? और फिर मेरी दीदी में इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि वो उनके घर में जाकर ये सब कुछ इतने आराम से कर रही हैं और उन्हें किसी बात का कोई डर भी नहीं था। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ, और इसीलिए उस रात को मैंने अपनी दीदी के सामने गुस्से में उनको सारी सच्चाई कह डाली, जो मैंने अब तक अपनी आंखों से देखी थी। मेरी बात सुनकर मेरी दीदी का तो रो रो कर बुरा हाल हो रहा था, लेकिन मैंने उनसे यही कहा कि अपने ये मगरमच्छ के आंसू अब आप मेरे सामने मत बहाओ, क्योंकि आपका नाटक मैं देख चुकी हूँ। इतने सालों से आप अच्छा बनने का नाटक कर रही थी। मैं तो आपको कितना सीधा और सरल समझती थी। मुझे आप पर बहुत नाज था कि मेरी दीदी जैसा तो कोई भी नहीं है। मैंने आप में न सिर्फ अपनी बड़ी बहन बल्कि अपनी सहेली को देखा, लेकिन मुझे क्या पता था कि आप तो एक घटिया औरत हो, जो ना तो मेरी सहेली बनने के लायक हो और ना ही मेरी दीदी। आपने एक बार भी ना तो हमारे ससुराल वालों के बारे में सोचा, और वो तो छोड़ो, आपने तो जीजा जी के बारे में भी नहीं सोचा, जो दिन रात सिर्फ आपकी खातिर दो दो काम करके अपने आप को कितना काम में घिस रहे हैं, ताकि वो सिर्फ और सिर्फ आपको खुशी दे सके, वो एक नया घर ले सके। लेकिन आपने तो इस बात का भी इंतजार नहीं किया, बल्कि आपने तो अपने लिए अलग अलग तरह के मनोरंजनों का इंतजाम कर लिया। अरे, आपको तो शर्म आनी चाहिए। मैं अपनी दीदी को जलील करती जा रही थी और वो लगातार रो रही थी। मैंने उनसे कई बार पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? आखिर इस सब के पीछे क्या वजह थी? लेकिन वो तो अपने मुंह से एक भी शब्द नहीं निकाल रही थी। तभी मैंने देखा कि मेरे जीजा जी घर लौट आए हैं। इस वजह से मैंने तुरंत इस बात को वहीं पर ख़त्म कर दिया। थोड़ी देर के बाद मेरी दीदी भी अपने आंसू पोंछते हुए घर के अंदर आ गई और वो घर के कामों में लग गई। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी दीदी की सच्चाई सब घर वालों को या जीजा जी के सामने आए, क्योंकि मैं अच्छे से जानती थी कि अगर उनमें से किसी को भी ये बात पता चल गई कि मेरी दीदी एक बदकिरदार औरत है, तो वो लोग तो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, और मेरे जीजा जी तो न जाने क्या कर बैठेंगे, और फिर तो मेरे माँ बाप पर भी मुसीबत आ जाएगी, और इसका असर मेरी शादीशुदा जिंदगी पर भी होगा। यही सब सोचकर तो मेरी रूह कांप गई थी, क्योंकि मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरा इतना प्यारा परिवार दीदी की मूर्खता की वजह से बर्बाद हो जाए, जिसकी उन्हें रत्ती भर परवाह नहीं है। इसलिए फिलहाल तो मैंने इस सच्चाई को अपने सीने में दफन कर लिया और सही मौके का इंतजार करने लगी, जब मैं इस पूरे मामले को ठीक से सुलझा सकूं और दीदी को समझाऊं कि वो अपने आप को इस बर्बादी के रास्ते से वापस ले आएं। उसी रात को मैंने एक बार फिर से अपनी दीदी को दबे पांव घर से बाहर जाते हुए देखा। ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया कि मेरी बहन इतनी बेशर्म है कि आज ही मैंने उसे इतना खरा खोटा सुनाया, लेकिन उस पर तो कोई असर ही नहीं हुआ।
मेरे सामने तो वो कैसे झूठे आंसू बहा रही थी, लेकिन अब देखो वो कितने आराम से वही काम फिर से करने जा रही है जिसके लिए मैंने उसे इतना बुरा बुरा कहा। ये देखकर मेरा दिमाग गुस्से से फट रहा था, इसलिए मैं तुरंत ही अपनी दीदी के पीछे गई। पर मैं आज ये देखकर हैरान थी कि वो सुषमा भाभी के घर नहीं जा रही थी, बल्कि चलते चलते वो चौल से बाहर निकल गई और सड़क पर न जाने कहाँ चलती जा रही थी। उन्हें ऐसे जाता हुआ देखकर मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मुझे उनके पीछे पीछे अकेले जाते हुए डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन फिर मैंने ये फैसला किया कि आज मैं जानकर ही रहूंगी कि आखिर मेरी बहन के अब और कितने रंग बाकी हैं देखने को। इसीलिए मैं भी उनके पीछे ही चलती। दूर एक सड़क पर पहुंचने के बाद मेरी दीदी एक पुल पर पहुंची और वो किनारे पर जाकर खड़ी हो गई। मैंने जैसे ही अपनी दीदी को ऐसा करते हुए देखा, तभी मुझे किसी अनहोनी के होने का अंदेशा हो गया। मैं उस वक्त पेट से थी, लेकिन सामने ऐसा नज़ारा देखकर मैं सब कुछ भूल गई और बहुत ही तेजी से, बिना किसी भी चीज़ की परवाह किए हुए, मैं अपनी दीदी की तरफ दौड़ पड़ी। और भगवान का शुक्र था कि वक्त रहते मैं दीदी के करीब पहुंच गई। जैसे ही उन्होंने पुल के नीचे छलांग लगाने के लिए अपना पैर आगे बढ़ाया, मैंने तुरंत उन्हें हाथ पकड़कर पीछे खींच लिया। उस समय मैं भी एक झटके के साथ ज़मीन पर नीचे गिरी और मेरी दीदी भी, जिससे मैं गिरते ही तुरंत घबराई, क्योंकि तभी मुझे ध्यान आया कि मैं तो पेट से हूँ। मेरी दीदी ने भी जब मुझे ज़मीन पर पड़े देखा तो उन्होंने तुरंत मुझे उठाया और मेरी फ़िक्र में मुझसे बार बार पूछने लगी कि मैं ठीक तो हूँ और मैंने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया। अगर मुझे कुछ हो जाता तो मेरे बच्चे का क्या होता। मैं ये देखकर हैरान थी कि जिस बहन से मैं इतनी नफरत कर रही थी, वो बहन मेरी फिक्र कर रही है। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मेरी दीदी ने तुरंत ही मेरा हाथ पकड़कर मुझे खड़ा किया। पहले तो मुझे हल्का सा चक्कर आया, लेकिन फिर मुझे लगा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तुरंत ही उन्हें सड़क के दूसरी तरफ ले गई और हम एक जगह पर बैठ गए। मैंने अपनी दीदी से कहा कि आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? आप ये क्या करने जा रही थी? मेरी इस बात पर दीदी ने चुप्पी साध ली। मैंने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको गलत समझूं या सही। आखिर ये सब करने के पीछे वजह क्या है? अब बस, अब बहुत हो गया। मुझसे आपकी ये खामोशी बर्दाश्त नहीं होती। अगर आपको वाकई अपने किए पर इतनी ही शर्मिंदगी हो रही है, जिसके कारण आप अपने साथ ऐसा कर रही थी, तो फिर आपको ये सब करने की ज़रूरत ही क्या थी? मैंने देखा कि मेरी दीदी मुझे कुछ भी बता नहीं रही थी, इसलिए मैंने तुरंत ही उनका हाथ अपने सर पर रखा और कहा कि आपको मेरी कसम है दीदी, आज आप मुझे सब कुछ सच-सच बता दीजिए। इसके बाद मेरी दीदी ने मुझे जो कुछ भी बताया, उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। दीदी ने कहा कि तुझे तो ये बात अच्छे से पता है कि हमारा घर कितना छोटा है और इसी वजह से तो तुम और राजेश यहाँ से चले गए थे। लेकिन तुम लोगों के जाने के बाद भी हमें बिल्कुल भी एक पल के लिए ऐसा समय नहीं मिला जहाँ मैं और तेरे जीजा जी एक साथ उन चीज़ों को महसूस कर पाएँ जो एक नया दूल्हा-दुल्हन का जोड़ा महसूस करता है। मुझे हर समय इस चीज़ की कमी खलती रहती थी, क्योंकि घर बहुत छोटा था। हम दोनों जब किचन में लेटते तो रात के सन्नाटे में जरा सा भी हाथ इधर-उधर करने पर बहुत तेज आवाज़ होती। इस वजह से हम लोग मन मार कर चुपचाप लेट जाते। मुझसे ये सब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता था। इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। ना तो हम दोनों पति-पत्नी को दिन में अकेलापन मिलता और ना ही रात को। इस वजह से ही जब एक दिन मैं सुषमा भाभी के यहाँ स्वेटर की बुनाई के बारे में पूछने गई थी, तो उनसे बातों ही बातों में मुझे पता चला कि उनकी और उनके पति के बीच में बहुत ही अच्छी-अच्छी चीज़ें होती हैं, जो यादगार पलों के तौर पर वो लोग सँजो रहे हैं। उनकी बातें सुनकर मेरी आँखों में आँसू आ गए, क्योंकि मैं खुद इन सब चीज़ों के लिए कितना तरस रही थी, ये तो मैं ही जानती थी। तेरे पेट से होने पर मैं जानती हूँ कि मुझे कितनी खुशी है, लेकिन कहीं न कहीं मेरे भी दिल में बार-बार यही ख़्याल आता था कि अगर मुझे और तेरे जीजा जी को भी तुम्हारे और राजेश की तरह कहीं और रहने का मौका मिलता, तो अब तक मेरी भी गोद खुशियों से भर चुकी होती। लेकिन मैं अभी तक इस खुशी से अनजान थी। सुषमा भाभी ने जब मेरी आँखों में आँसू देखे, तो वो मुझसे पूछने लगी कि आखिर मैं क्यों परेशान हूँ। मैंने उनसे बात छुपाने की कोशिश की, लेकिन वो मानी ही नहीं और उन्होंने मुझे अपनी बड़ी बहन होने का वास्ता देकर मुझसे सब कुछ पूछ लिया। मैं भी अपने दुख से भरी बैठी थी और इस वजह से मैंने उन्हें सब बता दिया कि किस तरह से मुझे मेरे पति
के साथ बिल्कुल भी समय नहीं मिल पा रहा है, जो मैं अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को अच्छे से जी सकूं। इस बात पर उन्होंने कहा कि बस इतनी सी बात है और तुम बेकार इतना परेशान हो रही थी। उन्होंने कहा कि भले ही तुम्हारा घर छोटा है, लेकिन मैं तो तुम्हारी बड़ी बहन की जैसी हूँ ना, और मेरा घर तो कितना बड़ा है। पहले तो मुझे उनकी बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। इस पर वो बोली, देखो मैं एक काम करती हूँ, कल शाम को मेरे पति 2 दिन के लिए अपने काम से दूसरे शहर जा रहे हैं और मैं भी अपनी किसी सहेली के घर चली जाऊंगी। तो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं तुम्हारे पति पंकज को फ़ोन करके किसी काम के बहाने से यहाँ बुला लूंगी। तुम उसे इस सब के बारे में मत बताना कि यहाँ पर तुम लोग अपना खुशनुमा माहौल बिताने वाले हो। जब वो यहाँ आएगा और तुम्हें अकेला पाएगा तो तुम उसे सरप्राइज़ दे देना, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाएगा। और फिर तुम लोग आराम से जी भर के अपनी बातें करना, और उसके अलावा जो भी शरारतें तुम्हें पसंद हो वो भी। इतना कहकर उन्होंने मुझे छेड़ दिया और मैं शर्मा गई। लेकिन उनकी बात सुनकर मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई कि मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। पहले तो मैंने उन्हें इस सब के लिए मना किया, लेकिन वो मानी ही नहीं। वो कहने लगी कि तुम मेरी बात मानो, देखना तुम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। इसके बाद उन्होंने मुझे अपनी कुछ खूबसूरत सी नाइटी दिखाई। वो कहने लगी कि तुम्हें इनमें से जो भी पसंद हो तुम कल शाम को वही पहन लेना। पंकज तो तुम्हें देखकर होश खो बैठेगा। उनकी ऐसी बातों से अंदर ही अंदर मेरे अरमान मचलने लगे। मैं सपनों की दुनिया में तैर रही थी। मैंने तुरंत ही उसमें से रेड कलर की नाइटी उठाई और वो पहन कर देखी। उसे पहनकर मैंने जब अपने आप को आईने में देखा तो खुद से खुद को ही देखकर मैं बार बार शर्मा रही थी। सुषमा भाभी मुझसे कहने लगी कि देखा कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम, देख लेना पंकज तो तुम्हें देखते ही होश खो जाएगा, उसे किसी भी चीज़ का होश नहीं रहेगा। ये कहकर मुझे वो एक बार फिर से चिढ़ाने लगी। उसके बाद अगले दिन मैं सुषमा भाभी के बताए हुए समय पर पहले ही उनके घर पर पहुंच गई तो उन्होंने मुझसे कहा कि पंकज तो कब का आ चुका है और वह अंदर कमरे में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ये सुनकर मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। मैंने तुरंत ही दूसरे कमरे में जाकर नाइटी पहनी और जिस कमरे में पंकज थे वहां पहुंच गई। पंकज बिस्तर पर दूसरी तरफ मुंह करके लेटे हुए थे। मैंने जैसे ही उन्हें अपनी तरफ घुमाया तो मेरे होश उड़ गए। वहां तो पंकज नहीं बल्कि कोई और आदमी था और उसने मेरे साथ जो किया। इतना कहते हुए दीदी एक बार फिर से रोने लगी। वो बोली, मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो चुका था। जब सुषमा भाभी लौट कर आई तो मैंने उनसे इस बात की शिकायत की कि आपने मेरे साथ ये क्या किया। मेरी हालत पर वो औरत किसी शैतान के जैसे हंस रही थी। फिर वो मुझसे कहने लगी कि देखो तुम यहाँ पर हर रोज आ जाया करो और बस ये कुछ ही देर का काम है और इसके मैं तुम्हें कुछ पैसे भी दे दूंगी। मैंने उस औरत के खींच कर एक तमाचा मारा। मैंने कहा कि तुमने मुझे आज अपनी मीठी बातों में फंसाकर इस काम के लिए मजबूर कर दिया, लेकिन अब मैं एक पल भी तुम्हारे घर पर नहीं रुकने वाली। और इतना कहकर जैसे ही मैं वहां से जाने लगी तभी सुषमा मुझसे बोली कि यहाँ से जाने से पहले एक बार जरा इस पर नज़र तो डालो। और उसने फिर मुझे अपने मोबाइल में एक वीडियो दिखाया। उसे देखकर मेरे तो होश ही उड़ चुके थे। दरअसल उस औरत ने मेरा वीडियो बना लिया था। वो कहने लगी कि अगर अब तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं ये वीडियो तुम्हारे पति को दिखा दूंगी और उससे कह दूंगी कि तुम अपनी पत्नी की ख्वाहिश को पूरा नहीं कर पा रहे थे और बस इसीलिए उसने अपनी ख्वाहिश को किसी और से पूरा कर लिया। फिर तुम सोच लो कि तुम्हारा पति तुम्हारा क्या हाल करेगा। सुषमा की इस बात से मैं बुरी तरह से डर गई और फिर ना चाहते हुए भी मैं उसके हाथों की कठपुतली बन गई। इसके बाद मैं हर रोज उसके बताए हुए समय पर स्वेटर बुनने का बहाना करके चली जाती। धीरे धीरे वो मेरे साथ ये सब कुछ करवाती रही और पैसे कमाती रही। यहाँ तक कि इस सब में उसका पति और देवर भी शामिल था। वो खुद भी पहले यही काम करती थी, लेकिन अब जब से मैं उसका मोहरा बनी थी तब से वो मुझसे ही अपनी कमाई का जरिया निकाल रही थी। दीदी मेरे आगे हाथ जोड़कर कहने लगी कि मेरा विश्वास करो पूजा, मैंने पंकज के अलावा कभी किसी को अपने दिल में जगह नहीं दी। मैं अब तक जो भी करती आ रही थी वो मेरी मजबूरी थी और पंकज को खोने का डर था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि इस सब के बारे में पंकज को पता चले। क्योंकि मैं जानती हूँ कि कोई भी आदमी ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी पत्नी किसी और के साथ। दीदी की सारी बात सुनकर
मुझे सुषमा पर हद से ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। मैंने उनसे कहा कि मैं उस औरत को छोड़ूंगी नहीं। इस पर दीदी घबराने लगी। वो बोली कि नहीं, तुम उसे कुछ भी नहीं कहना, वरना वो मुझे बदनाम करके रख देगी और मैं तो फिर कहीं की भी नहीं रहूंगी। मैं कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचूंगी। मैंने दीदी से कहा, लेकिन इस तरह से आप कब तक उसकी मांग पूरी करती रहोगी? बताइए, आखिर कब तक? इस बात पर दीदी ने चुप्पी साध ली। मैंने कहा कि आप मुझ पर विश्वास करिए। मुझे नहीं लगता कि जीजाजी उन आदमियों में से हैं जो ये जानते हुए कि उनकी पत्नी सिर्फ एक साजिश का शिकार हुई है, बस इस बात पर अपनी पत्नी को वो छोड़ दें। मैंने अगले ही दिन सबसे पहले ये बात राजेश को बताई, क्योंकि एक भाई ही अपने दूसरे भाई को किसी गंभीर बात के लिए समझा सकता था। राजेश भी इस बात को सुनकर हक्के बक्के रह गए थे और उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर राजेश ने पंकज जीजा जी को पूरी बात सच सच बता दी, जिसे सुनकर उनका खून खौल उठा और वो सुषमा और उसके पति को मारने के लिए तुरंत ही जाने लगे। पर मैंने उस वक्त जीजा जी को रोक लिया। मैंने कहा कि ऐसे तो ये मामला और भी ज़्यादा बिगड़ जाएगा। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे दीदी की इज्जत भी ना उछले और उन लोगों को उनके किए की सज़ा भी मिल जाए। इसके बाद मैं, दीदी और जीजा जी तुरंत ही पुलिस स्टेशन पहुंचे। वहां सीनियर इंस्पेक्टर को हमने सब कुछ सच सच बता दिया। जिस सीनियर इंस्पेक्टर ने कहा कि आपने अभी जो कुछ भी कहा उसका आपके पास उन लोगों के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है, और फिर अगर हम सामने से जाकर उनको पकड़ेंगे तो हो सकता है कि वो आपकी दीदी का वो वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दें। इसलिए हमें बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। सीनियर इंस्पेक्टर साहब ने इसके बाद एक योजना बनाई, जिसके तहत वो खुद सामने से सुषमा के पास ग्राहक बनकर गए। और जब सुषमा ने दीदी को फिर से अपने घर बुलाया और अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए उनको कहा, तभी पुलिस ने उन लोगों को रंगे हाथों पकड़ लिया और उनके सारे फ़ोनों को जब्त कर लिया। सुषमा, उसका पति और देवर, तीनों को ही पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। और जब उनके मोबाइल फ़ोन की जांच की गई तो उसमें और भी बेचारी कितनी ही लड़कियों के ऐसे वीडियो मिले जिन्हें उन लोगों ने मजबूर किया हुआ था। इसके बाद जब जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि ये लोग और भी जगह पर रहकर इसी तरह का काम करते थे और पैसा कमाते थे, और बेचारे बेबस लोग मजबूर होकर ये सब कुछ करते थे और ये लोग उनका फ़ायदा उठाते थे। कुछ महीनों के बाद मेरी दीदी और उनके जैसी जो भी मजबूर लड़कियां थीं, उनकी गवाही के आधार पर उन लोगों को सख्त सजा हो गई। इधर मेरी दीदी बेचारी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा थी, लेकिन हम सब ने उन्हें समझाया कि जो भी कुछ हुआ उसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी। इस सब में मैं अपने सास ससुर का भी शुक्रिया अदा करूंगी कि उन्होंने भी मामले की गंभीरता को समझा और मेरी बहन पर उल्टा कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, बल्कि मेरी बहन का साथ दिया। हम सब ने दीदी से यही कहा कि तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं, तुमने बस सामने वाले इंसान पर विश्वास करने की गलती की और बस उसी का नतीजा तुम्हें इस तरह से भुगतना पड़ा। धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर आ चुकी थी। मेरी दीदी अभी भी उस समय को भूल नहीं पा रही थी। इधर मेरी डिलीवरी के बाद मुझे बेटा पैदा हो गया, जिसके साथ ही एक दिन मेरे जीजा जी खुशी खुशी हाथ में मिठाई का डिब्बा लेकर घर लौटे। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक लॉटरी का टिकट निकाला था जिसमें उनकी लॉटरी लग गई है। हम सब लोग बहुत खुश थे। जीजा जी के हाथ में जैसे ही लॉटरी का पैसा आया, उन्होंने तुरंत ही एक अच्छा सा घर खरीद लिया। मेरा बेटा भी अब लगभग 1 साल का हो चुका था, इसलिए मैं अपने पति राजेश के पास वापस लौट आई हूँ और मेरी दीदी और बाकी के ससुराल वाले अपने घर में सुकून की जिंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों, कभी कभी हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हर वक्त अच्छाई का दिखावा करते हैं और हम उन पर विश्वास करके अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती करते हैं। आज के ज़माने में हमें किसी को भी अपनी कमजोरी, अपने दुख दर्द के बारे में नहीं बताना चाहिए, क्योंकि हकीकत ये है कि लोग हमारी समस्या को कम करने की जगह उस समस्या से फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। इसलिए बेहतर यही होगा कि हमें अपनी बातों को अपने तक ही रखना चाहिए, क्योंकि समस्याओं के समाधान हमें खुद से ही ढूंढने होंगे। और कभी भी आज के ज़माने में किसी पर भी अंधा विश्वास मत करिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें।